नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में भले ही 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष राज्य सरकार के कामकाज और अन्य मुद्दों को लेकर मुखर होता जा रहा है। क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की विधानसभा को लेकर रणनीति, आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। पहले अब तक इस मामले में क्या हुआ, तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आखिर उत्तर प्रदेश में सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और आगे उस पर क्या और रणनीति रहने वाली है। विधानसभा सत्र जो शुरू होना है उसे लेकर कुछ सार्थक बहस हो तो समझ आता है, जनता का उसमें कुछ फायदा नजर आता है। लेकिन अगर इसी तरह हंगामे की भेंट ये विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश में चढ़ता रहा तो आखिर फिर इससे जनता को मिलेगा क्या, चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी अमित पुरी होंगे आगे हमारे साथ। अमित पुरी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा इस वक्त मेरे साथ हैं और सपा प्रवक्ता नवीन कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले क्योंकि प्रदर्शन सपा का था तो नवीन कुमार दुबे जी, विधानसभा का सत्र हो रहा है, इसमें जो बहस के मुद्दे होने चाहिए जिससे जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, जनता ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को यहां पर भेजा है, सार्थक बहस और जनता की फायदे की चीजें यहां से निकलें, ये तो समझ आता है। लेकिन इस तरह के हंगामे से अगर ये सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता रहा तो फिर इससे निकलेगा क्या? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि विधानसभा का सत्र मात्र 3 दिन का रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब 3 दिन के सत्र के अंदर कौन से विपक्ष की बात सुन ली जाएगी, किस पर चर्चा हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों से इन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था, उस वायदे को भी ये फेल हो चुके हैं। बुजुर्ग जो सेवा हमारे कर्मचारीगण थे उनको पेंशन देने का वादा था, वो पेंशन भी नहीं दी जा रही है। इन्होंने चुनाव में हाल ही में वो वादे किए थे, तो सुनवाई भी नहीं है। अब ये कहते हैं, अभी अमित पुरी जी आएंगे, वो अपने दुनिया भर के बहुत सब बात दिखाएंगे, बोलेंगे कि हमने ये किया वो किया। मैं उनको पहले से बोल देता हूँ वो तैयार हो जाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मित्रों की सुनवाई नहीं हो रही है। 70,000 से अधिक शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अनुदेशक अपने मानदेय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इनका मानदेय 17,000 रुपए महीने दिया जाए, वो नहीं उनको मिल रहा है। एम्बुलेंस कर्मी, इन्होंने 10,000 कर्मी निकाल के बाहर कर दिए हैं। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इनकी कार्यप्रणाली है। इसी तरीके से आप देखेंगे बीपीएल शिक्षकों का, ग्राम प्रहरी का, और शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा बेरोजगार बैठा है, वैकेंसी इनसे निकलती नहीं है, जो निकलती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये इनका प्रबंधन है। अब आते हैं हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इनका ये अभी का चरित्र रहा है कि जो कभी अपराध थानों में कारित नहीं होता था, घटित नहीं होता था, आज वो अपराध थानों में हो रहा है। 12-13 साल की बेटी के साथ ललितपुर के थाने में बलात्कार हो जाता है। पुलिस किसी के दबिश देने जाती है, उसकी बहन की हत्या कर देती है, बेटी की हत्या कर देती है। व्यापारी व्यापार के सिलसिले में गोरखपुर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। इसी तरीके से हाथरस में एक बेटी के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा आधी रात को उसकी लाश पेट्रोल डालकर जला दी जाती है। परिजन नहीं होते। आखिर कौन सी व्यवस्था चल रही है उत्तर प्रदेश में, कि कौन सा शासन है? उद्योगों पर अगर हम बात करें तो कौन से नए उद्योग हैं, जरा 1 या 2 उद्योग कोई गिनवा दें। इन्होंने डिफेंस एक्ट को किया था, कितनी डिफेंस से संबंधित फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आज तक लगी हैं वो बता दें। किसानों को जमीन आवंटन इन्होंने की है वो बता दें। कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात रखे। सदन में आपने सत्र छोटा किया है, लिहाजा हमारे पास विकल्प नहीं है। हमने अपने विधायकों का आह्वान किया कि आप आइए और हम विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अपनी बात रखेंगे, आंदोलन धरना देंगे। केवल धरना था ये। अब भरने के लिए भी सरकार इतनी भयभीत है, अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, जो विधानसभा विधायकों के लिए
चर्चा का स्थल होती है, आवक जाने का स्थल होती है, आप वहां पर बैरिकेडिंग करके विधायकों को जाने से रोक रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, विपक्ष के विधायकों की आप नजरबंदी कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र चलाया जा रहा है? इसे अघोषित आपातकाल अगर नहीं कहें तो कहेंगे क्या? ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हालांकि रफत फातिमा भी सपा के लोग हंगामा कर रहे हैं, सपा के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं विधानसभा का। आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी इस विधानसभा सत्र में आपकी है? विपक्ष तो आप भी हैं। आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, अगर हमारा आज से नहीं, हम लगातार इस पर जो है महंगाई पे लगातार मुखर आवाज में राहुल जी बोल रहे हैं, और हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी आप देख रहे होंगे इन सब मुद्दों के ही लिए एक तरीके से बाहर निकले हम लोग, कि जिस तरीके से लोगों को जोड़ना है, आम आदमी की समस्याओं को सुनना है। और आज जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, आप देख रहे हैं अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है कि डेली वेजेस जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी आत्महत्या रेट कितना बढ़ा है। और ये देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है, 2021 के दौरान 42,004 मजदूर दिहाड़ी मजदूरों ने सुसाइड किया। 2020 को भी हम इसमें अगर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो 80,000 को पार कर जाएगी। तो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं? जब कच्चे तेल के 7 माह में निचले स्तर पे था दाम, तब भी 158 दिन हो गए, अभी तक सरकार को सुध नहीं ली, और ना पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। तो आम जनता किस तरीके से जो है इस कमर तोड़ महंगाई में किस तरीके से अपना बजट चला रही वही जानती है। हम एक महिला होकर हम जानते हैं कि आज की गृहिणी जो हमसे बात करती है वो क्या बताती है। वो शिक्षा में अपने बच्चों को जिस तरीके से एक एक कॉपी और एक एक पेंसिल पे जीएसटी लगा दिया गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे उससे अगर कोई चीज की मांग करते तो कैसे मांग करें, क्योंकि वो तो हर वक्त ये बताएगी ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हूँ। वो छोटे बच्चों को भी पेंसिल रबर और स्केल के लिए स्टेशनरी के लिए आज परेशान होना पड़ रहा है। तो ये सरकार सिर्फ कहती है और करती कुछ नहीं है, इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। आज जिस तरीके से आप देख लीजिए, ये बता रहे थे कि हम इतना रोजगार देंगे, आज रोजगार कहाँ है? आज हमारा 40% युवा बेरोजगार है, जो आज राहुल जी से मिला है और राहुल जी के साथ चल रहा है। तो देश में हालात जो इन्होंने एकदम से जैसे लग रहा है कि हालात इतने बदल दिए कि हर आदमी परेशानी में, आर्थिक स्थिति कहाँ क्या हो गई है ये देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो इसकी रेंज है वो क्या हो गई, वो दुनिया देख रही है। तो इनकी जो कटनी करनी में अंतर है वो सारी जनता देख चुकी है। अब जो है जनता खुद डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इनको जो है देश में जिस तरीके से इन्हें बर्बादी ला दी है। शिक्षा मित्रों की भी आपने सुनाई, और जो है अभी आज हमने देखा कि जो इस तरीके से दिव्यांगों की बात करते हैं, ये कहते हैं दिव्यांगों के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन दिव्यांगों के उपयोग होने वाले जो उपकरण है उस पर भी जीएसटी लगा है। तो ये किसके है? ये किसी के नहीं है, ना ये युवाओं के है, ना महिलाओं के है। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई देश में वो सारा देश देख रहा है। हाथरस से लेके उन्नाव से लेके हम ललितपुर तक देख रहे हैं बच्चियों की क्या हालत है। अगर कोई रेप केस हो जाता है तो उस पर एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर होती है तो पुलिस उसको इधर से उधर लगातार परेशान कर रही है। तो ये ना सिस्टम में कोई अच्छा करना चाह रहे हो ना ये ऐसा दिखावा दे कर रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सब जुबान दिखाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं अमित पुरी जी। अमित पुरी जी, सारे आरोप आपने सुन लिए, देख लिए, प्रदर्शन भी आज हम सब ने देखा। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी का, आपने नवीन द्विवेदी को भी सुना, आपने रफत फातिमा को भी सुना। पुरी साहब, आपका जवाब दोनों के लिए। जी मैं एक एक करके सारी चीजों पे आता हूं। जेरे बहस जो मुद्दा आज रखा गया बहस का, वो ये रखा गया, मैंने नहीं रखा, आपके बोर्ड रूम से तय हुआ, मुझे तो दावते सुखन मिली, मैं उसको कबूल करके आया कि साहब समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन, और लोगों ने नहीं, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर स्थित चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पे धरने के लिए गए, और वो धरना नहीं होने दिया गया, विधायकों को अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, आदि आदि इत्यादि यह विषय है। हम उस राजनीतिक संस्कृति के मानने वाले हैं जिन्होंने 19 महीने की इमरजेंसी झेली थी इंदिरा गांधी की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी भी अब वो संरक्षक हो गए, लेकिन उन्होंने भी वो इमरजेंसी का ताप झेला था। इसलिए हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, असहमति, आंदोलन, ये लोकतंत्र का मूल तत्व है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अराजकता लोकतंत्र का मूल तत्व नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, माननीय विधायकों के लिए विधानमंडल परिसर के अंदर जो विधानमंडल है का सदन है, पावर सदन है, ऑगस्ट हाउस जिसे कहा जाता है, वह फोरम है जहां वह संवाद कर सकते हैं और संवाद करके एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक मसाइल के ऊपर अपनी राय, असहमति वो सरकार के साथ व्यक्त कर सकते हैं, तर्क कुतर्क जो करना चाहे। इतना ही नहीं, संसदीय लोकतंत्र के अंदर सदन में एक कूप भी बनाया गया है, वेल भी बनाया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर आपको लगता हो तो आप उस कूप के अंदर जाकर के अपने विरोध की पराकाष्ठा को जाहिर करें। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि दी डे की गवर्नमेंट से आप समर्थन में नहीं है तो आप बहिर्गमन का भी एक लोकतांत्रिक रास्ता है। लेकिन महज हंगामा करना अगर मेरा मकसद हो, ट्विटर पे फोटो शेयर करना, फोटो ऑफ करना मेरा मकसद हो, तो हम जहां सदन चलने वाला है वहां नहीं जाते। वहां 4 दिन के पहले एक, जैसे आजकल नहीं वेडिंग के पहले प्री वेडिंग शूट आउट्स होते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे ही सदन के बाहर एक हम फोटो ऑप के लिए 4 दिन अखबार की सुर्खियां रहे, सड़क जाम हो, अराजकता हो, बच्चों स्कूल से आ रहे हो वो ना पहुंच पाए, एम्बुलेंसेस जा आ रही हो वो ना हो, मैंने किसी मुद्दे के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं रखा। यस, मैं स्वागत करूंगा कि आइए सदन के फोरम पे संवाद करें। अब आपने कहा 3 दिन का सदन रखा गया है, मैं आइए उस पे भी आ जाता हूं। जिन्हें संसदीय परंपराओं की जानकारी है वो जानते हैं कि सदन को तय करने के लिए, उसे आहूत करने के लिए और चलाने के लिए खाली सरकार नहीं चलाती, सदन सबकी संवेद संपत्ति है। और सदन को चलाने का काम खाली विधानसभा अध्यक्ष नहीं करते, सदन को उत्तर प्रदेश की विधानसभा को चलाने का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। जिस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स लेट डाउन है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर दल के सदस्य हैं, वो निर्धारित करते हैं कि सदन की कार्यसूची क्या होगी, कितना समय किस दिन की बहस को किसको दिया जाएगा। यह सारे विषय बड़े लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय प्रणाली में तय होते हैं। अगर इसमें से 3 दिन का समय तय हुआ, किस बहस के लिए क्या होगा, किस धारा में नोटिस दी जाएगी, विपक्ष कौन सी नोटिस देगा, यह सारा विपक्ष का विशेषाधिकार है। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो कई साल विपक्ष में रहे भाई, और लोकतंत्र के गर्भ से आज जनता की सेवा करने के लिए, जिसे आप सत्ता पक्ष कहते हैं, वहां हम आए, आप भी कभी वहां बैठे थे। इसलिए आइए सारे मुद्दों पर संवाद करें और फिर वहां चाहे आपको शिक्षकों का मुद्दा हो, महंगाई का हो, कानून व्यवस्था का हो, सारे मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करें, तर्क कुतर्क करें, प्रस्ताव लाएं, नोटिस लाएं, मतदान कराएं। आपको लगता हो कि आप इस मुद्दे पे सरकार को गिरा सकते हैं तो लोकतंत्र के अंदर वह शक्तियां भी संसदीय प्रणाली में आपको दी गई हैं, उनका भी स्वागत है, आप करें। लेकिन भगवान के लिए सड़क पे खड़े होकर फोटो ऑप करने के लिए, ट्विटर के लिए जनता को परेशान न करें। बात आवाम की करोगे और आवाम के हलक से ही निवाला छीनोगे, ये मत करो। उसे रोजी रोटी के लिए आने जाने दो। तो पुरी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये आप जो कह रहे हैं, निवेदन है, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, निवेदन आप कर रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे पूरी तरीके से आधारहीन हैं। मैं अभी क्यों प्री अटेम्प्ट करके किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों और तर्कों के ऊपर एक मोहर लगा दूं कि वह सही है कि गलत है। अभिव्यक्ति सदन का विशेषाधिकार है और सदन में कही हुई चीजें प्रोटेक्टेड होती है, उनको लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड है। महाराज, जिन्हें संसदीय परंपराओं की जानकारी है वो जानते हैं। तो आज हम टीवी डिबेट में किसी को बाई करें, बौरो करें, बरी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं है। जो माननीय विधायकों का विशेषाधिकार है वह सदन के अंदर अभिव्यक्ति करे। मैं तो एक स्वस्थ लोग वहां सहमति करने के तरीके भी मैंने बताए। ठीक है, नवीन कुमार दुबे जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। हेलो पुरी साहब, जो सवाल उठाए गए, पहली चीज तो आपके पास उनका एक सिंगल जवाब नहीं है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि विधानसभा परिसर के बाहर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा विधानसभा के प्रांगण में है,
परिसर के बाहर नहीं है, आप सुधार कर लीजिए। आपके ऑफिस के सामने ही विधानसभा है, आप भूल गए हैं। दूसरी चीज, मैं बहुत अच्छी तरह से जन्नत की हकीकत को जानता हूँ। नहीं, आपने सदन की बैठक सदन के अंदर होती है, बाहर फव्वारे चौराहों में नहीं होती है। विधानसभा अराजक संस्कृति के जो लोग हैं, इस्तेमाल किया ये एनआरकी की बात मत कीजिए। माननीय विधायकों का अधिकार सदन के अंदर अभिव्यक्ति करने का है। आप सुन लीजिए आदरणीय, फिर आप जवाब दे दीजिए। मैं एक सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं सुन लीजिए। जब विधायक गण सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे, कोई रास्ता नहीं रोक रहे थे, जिस तरीके की दलील आप दे रहे हैं कि वहां एम्बुलेंस पहुंच सकती थी, गरीब मजदूर काम पर जाने वाले रुक जाते, अरे भाई विधायक गण अपने निर्धारित द्वार से अंदर घुसते। वहां चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर 2 घंटे का उनका धरना था, और ये 3 दिन का प्रतिदिन का कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इसमें आपको दिक्कत कहां आ रही है? सरकार किस चीज से डर रही है जो विधायकों को नजरबंद कर रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है? अभी आप बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे, बता दीजिए कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है? विधायक यदि सदन के गेट तक पहुंच रहे हैं तो आप उठा के उनको अरेस्ट कर ले रहे हैं, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? जरा ये व्याख्या कर दीजिए। तीसरी चीज, जो बातें हमने कही हैं, आप किसी एक क्षेत्र में पिछले 5 साल 2017 से 2022 और 22 के जो बाकी महीने गुजरे हैं, 4 महीने, इन महीनों सहित आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ये कार्य ऐसे किए हैं जिससे जनता लाभान्वित हुई है, और प्रत्यक्ष रूप से तो कोई लाभान्वित हुआ नहीं है। आप परोक्ष रूप से ही बता दीजिए, वो भी सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, इस देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपने इस देश को एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया है, और आपके सारे प्रयोग असफल हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जिस मनरेगा को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता स्मारक है, आज उसी मनरेगा के गीत गा रहे हैं वो। उनको बोलिए सुधार करें, उनको समझना चाहिए। एक गंभीर और संवैधानिक पद पर विराजमान है वो, उनको ये समझ होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। आप 2013 के उनके भाषण ले लीजिए और वर्तमान के भाषण ले लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा आधार कार्ड के लिए वो क्या कहा करते थे, आज आधार कार्ड की स्थिति क्या है। आप लोग उस पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, आप बड़ी बड़ी दलीलें अभी दे रहे हैं, आप बुलबुल के पंख पर बैठकर देश का भ्रमण कर लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश स्थिति यही है कि वो बुलबुल के पंख पर बैठकर भ्रमण कर रही है, वो वास्तविकता के धरातल पर कुछ जानती नहीं है, इसीलिए उसकी सारी योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं। आप बता दीजिए, मेक इन इंडिया कितना बड़ा आयोजन किया गया था मुंबई के अंदर, कई करोड़ों रुपए की बर्बादी की गई थी जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी। आज बता दीजिए उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन प्रदेशों में है, वहां मेक इन इंडिया की क्या स्थिति है? क्या वो शेर भुखमरी का शिकार हो गया जो आपने उसको लोगो बना के लॉन्च किया था? आत्मचिंतन करने की आप लोगों को जरूरत है। जनता के सामने झूठी तस्वीरें आप पेश करते चले जाते हैं। हम लोग उसी वास्तविकता से जनता को रूबरू करा रहे हैं, और जनता स्वयं आहत है। आपकी सरकार की प्रणालियों से जनता बुरी तरीके से आहत है, परेशान है, और यही कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। आप लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सब संसदीय प्रणाली है, वो तय करती है 3 दिन का सत्र। ईडी और सीबीआई भी तय करती है क्या? आप कह दीजिए कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र है? यदि स्वतंत्र है तो मेरा एक सवाल और जवाब आपसे अपेक्षा है कि आप देंगे। बाकी सवालों के जवाब तो आप पे है ही नहीं, आप देंगे ही क्या? खैर, इसका जवाब दे दीजिए कि जब गोमती रिवर फ्रंट पर ईडी ने अभी हाल फिलहाल में छापे मारे थे, किसी को पकड़ा? यदि नहीं पकड़ा है तो इसका मतलब वहां कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर रिपोर्ट क्यों नहीं लग रही है? जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब ले लूं मैं, फिर उसके बाद रफत फातिमा जी के पास जाऊंगा। जी 1 मिनट, जवाब ले लूं मैं रफत फातिमा जी, अभी पहले दुबे जी की बात होगा। जी महमदपुरी जी, मुझे कहना है, मैं कह देता हूं जी। हाँ, अभी मैं सुन रहा था तमाम सारी चीजें, प्रयोगशाला बना दिया है, लाभार्थी दुनिया जहां जनता है, जनता को त्रसित कर दिया, ईडी की बात चली। हम धीरे धीरे 2-3 वाक्य में ही सारी बात कहते थे। अरे भाई, इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस से लाभार्थी वर्ग जो निकला, इस देश के तमाम तर चुनाव में इन कंटिन्यूटी लगातार अब वो एक चर्चा का मुद्दा बन गया है कि
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और तमाम सारी चीजों से जिस तरह की स्थितियां आई हैं, उसने लोकतंत्र में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को बताया है। नंबर एक, आप कहते हैं पब्लिक त्रस्त है, चलिए आपकी बात सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत में ज़बान खलक ही ज़बान खुदा होती है। तो आवाम के बीच में ये सारे मुद्दे, आप मेक इन इंडिया से लेकर डिफेंस एक्सपो से लेकर धन की बर्बादी से लेकर प्रधानमंत्री तानाशाह से लेकर के दुनिया जहां के मुद्दे आप लेके गए, और नतीजा क्या आया? चुनाव तक तो यह था अगली बारी अखिलेश आ रहा हूं, और चुनाव के बाद क्या हुआ? सवालों से भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं, सवालों के जवाब की क्यों सर। नहीं दे रहे हैं? अरे एक मिनट नवीन जी, मैं आपका नैरेटिव और ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा हूं, मैं आपका नैरेटिव और ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा हूं। प्लीज बी पेशेंट। सर समय थोड़ा लिमिटेड है, टाइम थोड़ा लिमिटेड है। अभी भी आपको जनता पे भरोसा नहीं है। ईडी का सवाल आपने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट, तो मैं ईडी के प्रवक्ता के नाते नहीं बैठा हूं। आप ईडी के ऑफिस जाइए और ईडी से पता कीजिए। आप मेरे नाम के नीचे, ठीक है, फातिमा जी कुछ कह रही हैं। रफत फातिमा जी हमारे बीच हैं, उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है नवीन दुबे जी, रफत फातिमा जी को सुन लेते हैं सर। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार, ठीक है पुरी साहब, केवल डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड के केस में समर्थन अमित पुरी देते जी, रहे हो, उनकी दिक्कतें हमें समझ में आती है। जिस प्रदेश में 5-5 एक्सप्रेसवे बन रहे हो, जिस प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला लग गई हो, जिस प्रदेश के अंदर कोरोना से लड़ने का काम सरकार ने किया हो, रफत फातिमा आप बोलना शुरू कीजिए। अभी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी जा रही थी पूरी साहब की तरफ से, अचानक से इतना चीखने लगे। अभी तो लच्छेदार बातें कर रहे थे, बड़ी खूबसूरती से बड़ी बातें कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतांत्रिक है देश है, हमें लोकतंत्र में आजादी मिलनी चाहिए, और अचानक से इतना बीपी हाई होने लगा कि चीखने लगे। अब जवाब आपके पास है नहीं। 40% युवा क्यों रोजगार है? जवाब इससे चाहिए। नहीं, नजरों का कसूर है, जवाब चाहिए। आप सहमति पे क्यों वो बात नहीं हो रहा है? क्यों सहमति पर बात नहीं हो रही विपक्ष की? यही कांग्रेस हमको नसीहत देगी। 19 महीनों तक अखबारों के कॉलम खाली छपे, अखबारों के पन्ने खाली छोड़ दिए जाते थे। विद्या भैया जो कहते थे वही सरकारी चैनल दूरदर्शन में चलता था, फैला रही थी। और बताते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो कांग्रेस हमें लोकतंत्र की नसीहत देगी, जैसे देश में 19 महीने आपातकाल में जेल खाने में तब्दील कर दिया। वो कांग्रेस हमको लोकतंत्र की नसीहत देगी। भारत जोड़ो यात्रा पर इसीलिए निकले क्योंकि आप पब्लिक सब जानती है, लोकतंत्र पब्लिक सब जानती है, जो बचा रहे हैं, जो राहुल गांधी निकले। यहाँ तो कुछ ही लोग सावन के महीने में बेल लेके बनते, पूरी कांग्रेस पार्टी बेलपत्र में है, बेल बॉन्ड दाखिल करके सवाल तो यही उठता है, क्यों नहीं दे रहे अभिव्यक्ति की आजादी? क्यों नहीं लोकतंत्र में आंदोलन करने दिया जा रहा है? क्योंकि आप डरते हैं, आपकी सरकार डर रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय समाप्ति की ओर। बहुत शुक्रिया अमित पुरी जी, नवीन कुमार दुबे जी, रफत फातिमा जी इस चर्चा के लिए, और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा का सत्र जितने भी दिन का हो, विधायक जैसे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे आप ये सवाल सरकार से सदन के अंदर रहकर कीजिए, ये जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नमस्कार।